रविवार की सुबह आज घर के दोनों बेटे छुट्टी पर थे और घर का माहौल बड़ा खुशनुमा बना हुआ था। ये लड़की तो बड़ी प्यारी है बेटा, देख। ना माँ, नॉट माय टाइप। अच्छा, तो ये काले सूट वाली, ऐसे काले कपड़े पहनकर कौन फोटो डालता है शादी के प्रोफाइल में। पर कोई बात नहीं, काला रंग तुझे पसंद है ना बेटा, शनि भगवान की कृपा बनी रहेगी जोड़े पर, देखना जरा। अरे क्या टेंशन है मम्मी, पहले तुम कहती थी घर संभालने वाली कोई आ जाए तो भाभी आ गई है, कितने अच्छे से घर संभालती है वो, क्यों बेकार में एक छत के नीचे दो औरतें लानी है, फिर दिन भर घर में कलेश मचा रहेगा, लास्ट में हम दोनों भाई अलग हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तेरी भाभी क्या अपना बच्चा नहीं करेगी, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ेगी क्या? जिंदगी भर देवर को कंधे पर कौन चढ़ा कर रखता है? मुझे नहीं पता, तेरी भाभी का मैटर अलग है, मुझे तो दूसरी बहू चाहिए भाई। रोज की तरह गोपी अपने छोटे बेटे को लड़कियों की तस्वीरें दिखा रही थी और घर की बड़ी बहू आज सभी के लिए डोसा बना रही थी। पहला डोसा तो खराब बनेगा, पर उसके बाद वाला पीस अच्छे से बनेगा। बड़ी मेहनत की है, भगवान सही से डोसा बन जाए। फ्रेंड्स को भी बुलाया, इंसल्ट मत करवा देना। गीता दूसरे डोसे के लिए बैटर जैसे ही तवे पर डालती है, बिल्कुल कुरकुरा और लाल लाल डोसा पापड़ की तरह उतर कर आता है। एक एक करके सभी खाने पर बैठना शुरू करो, डोसा तैयार है। मैं नहीं कहता मम्मी, मेरी भाभी के होते हुए मुझे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लो आ गया ना बुलावा। गीता की आवाज सुनते ही विनय भागता हुआ किचन में जाता है और अपनी प्लेट उठा लेता है। अरे वाह वाह भाभी, और क्या चाहिए आदमी को, रविवार के दिन डोसा बना दिया आपने भाई, मजा आ गया। कितने दिनों से डोसा खाने का मन था मेरा। और तुम्हारे भैया कहाँ है? बड़े दिनों से डोसा डोसा कर रहे थे, अब डोसा बनाया तो मुंह ही नहीं दिखा रहे। मुझे नहीं पता, मैं तो खाने बैठ रहा हूँ। पहले मुझे अच्छे से 8-10 डोसे खिला दो, उसके बाद फिर जिसे खाना हो खाए। विनय पेट भरकर डोसे खा लेता है। उसके बाद गणेश का नंबर आता है, फिर गोपी भी 1-2 डोसे खाकर रुक जाती है। तो भी बैठ जाना बहू, तेरे लिए मैं डोसे सेक देती हूँ। जिसके लिए इतनी मेहनत की, पता नहीं वो कहाँ है। बड़ी देर से इनका इंतजार कर रही हूँ मम्मी जी, लगता है ये बाहर ही खाना खाकर आने वाले हैं। ठीक है, आप मेरे लिए डोसे सेक दीजिए। गीता खाने बैठती है कि अपने दोस्तों के साथ घूमकर नवीन घर लौटता है। गीता फौरन उठकर किचन में जाती है और अपने पति के लिए प्लेट लगाने लगती है। ये आ गए मम्मी जी, आप रहने दीजिए, पहले मैं इन्हें खिला देती हूँ। अरे तेरी प्लेट तो परोसी थी ना बेटा, तेरी प्लेट कहाँ आ गई? डोंट वरी मम्मी, मैंने गीता की प्लेट ले ली है, इसी में डोसे ले आओ गीता। तवे पर क्रिस्प हो रहे डोसे को उतारकर गीता हॉल में आती है और अपने पति की प्लेट में डालती है। कैसे लगा डोसा नवीन? ठीक ठाक है, सांबर कुछ ज्यादा ही गाढ़ा नहीं बना दिया तुमने? तो मैं क्या करूं, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली डोसा बनाया, सांबर को तो बिल्कुल पतला रखा था, पर पुकारने पर तुम आए ही नहीं। विनय प्लेट लेकर आ गया और उसने सांबर के ऊपर का पतला पानी अपनी कटोरी में निकाल लिया। उसके बाद पापा जी ने भी पतला पानी ले लिया। अब सबको खिलाने के बाद जो जैसा था मैं वैसा ही लेकर बैठ गई और तुमने मेरा ही प्लेट ले लिया। अच्छा, तो इस सांबर का कुछ नहीं हो सकता? अब जो है यही है, अब मुझ में ताकत भी नहीं है कि इसमें पानी मिलाकर छौंका लगाकर इसे पतला करूं। और डोसे का बैटर कम ना पड़ जाए, इसलिए मम्मी जी ने उसमें सूजी मिला दी, तो डोसे भी जरा मोटे मोटे ही बनेंगे। नवीन को डोसे खिलाने के बाद गीता अपने खाने के प्लेट लेकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद नवीन कमरे में आता है। उसका ध्यान उसकी पत्नी का उतरा हुआ चेहरा अपनी ओर खींच लेता है। क्या हुआ, बहुत उदास दिख रही हो, सब ठीक तो है ना? इतने मन से जिसके लिए इतना कुछ किया, उसे ही अच्छे से खिला नहीं पाई। सबको खिलाते खिलाते इतनी थक गई मैं कि तुम्हें आई एम सॉरी, अब मेरा मन खराब हो गया। जितना भी घोल बचा है उसकी एक बार में इडली बनाकर रख दूंगी, अब बेकार में मेहनत नहीं करूंगी मैं। अगली सुबह सोमवार की सुबह थी। नींद से उठा विनय भाग दौड़ मचा रहा था। मम्मी, लैपटॉप का चार्जर किधर है? रात को जब कहती हूँ अपनी चीजें जगह पर रख ले, तब तुझे पिक्चर देखने से फुर्सत नहीं होती। रविवार की छुट्टी थी, कमरे को साफ कर लेता। तो टिफिन ला दी, फिर भी जरूरत पर एक भी नहीं दिखती। टिफिन वो तो मेरी बैग में होगी, शनिवार को बैग से टिफिन निकालना भूल गया था। गोपी कमरे में जाती है और अपने बेटे के बैग से भरा टिफिन निकालती है। आजकल तो हर तीसरे दिन टिफिन वैसा का वैसा ही घर ले आता है, एक बार भी नहीं सोचता कि सुबह सुबह माँ अपनी नींद खराब करती है, मेहनत करके मेरे लिए खाना बनाती है।
ये परिवार भी किसी आम परिवार की तरह था। गोपी टिफिन पैक करके अपने बेटे को देती है और फिर सभी के लिए चाय बना देती है। आराम से 9 बजे घर की बहू और बड़ा बेटा उठते हैं और घर की दिनचर्या शुरू हो जाती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे कि एक रोज पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था। आज भी वैसे के वैसे ही हो तुम। हाँ हाँ भैया, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं आ जाऊंगी। अपने भाई से बात करने के बाद गोपी फोन नीचे रख देती है। क्या कह रहे थे बड़े साले साहब? अरे भाभी अपने मायके गई हुई है और बच्चे रहते हैं बाहर, तो भैया कह रहे थे कुछ दिनों के लिए मैं आ जाऊं उनके पास। काम वाली के हाथ का खाना उनसे खाया नहीं जाता, तो मैं सोच रही हूँ जरा होकर आ जाऊं। अब तो बहू भी आ गई है। तो सोच क्या रही हो मम्मी, आराम से जाओ और हमारे खाने की चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, भाभी है ना। और तेरी टिफिन तो भाभी बना देगी, है ना भाभी। अपने पति के लिए तो कभी मैं सुबह उठी नहीं, अब देवर के लिए उठना पड़ेगा। ये कोई बात हुई भला? बोलने के पहले सोचता भी नहीं है विनय। हाँ बना दूंगी मम्मी जी, आप आराम से होकर आइए मामा जी के यहाँ। अगली सुबह गीता आराम से अपने कमरे में सो रही थी कि उसके फोन की घंटी बजती है। इतनी सुबह सुबह विनय क्यों फोन कर रहा है, क्या बात हो गई? हेलो विनय, बोलो। पापा जी तो ठीक है ना? 15 मिनट में मुझे निकलना है भाभी, टिफिन तो दिया नहीं आपने, टिफिन दो ना जल्दी से। ये सुनते ही गीता को ध्यान में आता है कि उसकी सास उसके मामा ससुर के घर जा चुकी है और अब देवर जी के लिए टिफिन बनाने की ड्यूटी उसकी है। अपनी आंखों को मसलते हुए बालों को क्लिप करके गीता किचन में जाती है। सुबह के 7 बजे, ऐसा लग रहा है जैसे 12 बज रहे हो। इतनी सुबह ये लोग उठ क्यों जाते हैं? क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गीता फौरन फ्रिज खोलती है और रात की बची हुई सब्जी के साथ 2 रोटी अपने देवर के टिफिन में डालकर ठंडी ही पैक कर देती है और टिफिन को वहीं किचन में छोड़कर अपने कमरे में सोने चली जाती है। जाकर चाय बना लेता हूँ। तू चाय पिएगा? टिफिन मिला तुझे कि बना दूं? मेरे मोजे नहीं मिल रहे पापा। ये हर वक्त निकालने के टाइम में चीजें क्यों खो जाती है। टिफिन की टेंशन मत लीजिए, भाभी ने बना दिया होगा। गणेश किचन में चाय बनाने जाता है और वहां पड़ा हुआ टिफिन जैसे ही छूता है उसे समझ में आ जाता है कि बासी खाना टिफिन में रखा गया है। सही किया बहू ने, बहुत जरूरी है इसके लिए ये समझना कि उन्होंने इसके लिए क्या किया है। आज का दिन इसी तरह बीत जाता है। शाम के 6 बजे अपना ऑफिस कंप्लीट करके विनय घर वापस आता है। चाय है क्या भाभी? हाँ बनाई तो थी होगी। वैसे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? वो क्या हुआ ना भाभी, ब्रेकफास्ट करके गया नहीं था तो रास्ते में भूख लग गई, टिफिन खोलकर खा लिया मैंने। सब्जी जरा ठंडी थी ना तो गला जरा सूज गया है। अब निकलने के 2 मिनट पहले किसी को उठाओगे तो खाने को तो यही मिलेगा ना। आती हूँ मैं चाय लेकर। गीता किचन में जाती है और सोचती है, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। और पिछली रात को जो सब्जी बच गई थी क्योंकि मम्मी जी ने सब्जी खाई नहीं थी, हर रोज ये थोड़ी ना होगा। पर सुबह सुबह उठकर मुझसे नाश्ता नहीं बनेगा। एक काम करती हूँ, शाम को चाय के साथ तो नाश्ता बनाना ही पड़ता है, उस नाश्ते को ज्यादा बना लूंगी। गीता फटाफट कढ़ाई चढ़ाती है और सभी के लिए ब्रेड के पकोड़े तैयार कर लेती है। देख लो मम्मी, बड़ी फिक्र थी तुम्हें मेरी। मैं ना कहता था भाभी आ गई है, अब इस घर को दूसरी औरत की जरूरत ना है। एक्स्ट्रा 2 ब्रेड चाप को गीता फ्रिज में रख देती है। अगली सुबह कितनी देर हो गई, अभी तक भाभी उठी नहीं। उठ गई होगी, कॉल करता हूँ। फोन बज रहा है गीता। हाँ वो विनय का कॉल होगा। अपने बालों को बांधकर गीता रसोई में जाती है और फ्रिज के ठंडे ब्रेड चाप माइक्रोवेव में रख देती है। चलो गर्मा गर्म ब्रेड चाप तैयार हो गया। पता नहीं कब आएगी मम्मी जी, 2 दिनों से नींद खराब हो रही है। मेरी नींद पूरी नहीं होती तो मन भी चिड़चिड़ा सा रहता है। इसी तरह कभी नाश्ते का बचा हुआ खाना अगले रोज टिफिन में जा रहा था, कभी शाम का नाश्ता, 2 दिन बाद एक दोपहर। अरे कोई है घर पर? हाँ हाँ आ जाओ बेटा, अभी बहू को बुलाता हूँ। नहीं अंकल जी, वो अतुल का रिश्ता हुआ है तो उसी के नाम का मीठा लेकर आई हूँ। आप ये कटोरी पकड़ी, मैं चलती हूँ, घर पर बड़ा काम है। गणेश उस कटोरी को ले जाकर फ्रिज में रख देता है। आज का दिन भी रोज की तरह गुजर जाता है। अगली सुबह, हे भगवान, कल शाम तो मैं घर पर थी नहीं तो कुछ नाश्ता भी नहीं बना था और रात का खाना बाहर से ले आई थी। अब क्या दूं विनय को टिफिन में?
गीता किचन में जाती है और जैसे ही फ्रिज खोलती है वहां पर एक कटोरी में भरा हुआ हलवा देखती है। उसी हलवे को माइक्रोवेव करके गीता अपने देवर के टिफिन में भर देती है। अरे वाह भाभी, हलवा। मम्मी बेकार में ही परेशान होती थी, गर्मा गर्म हलवा बना कर दिया आपने मुझे। थैंक यू भाभी, आप है तो मुझे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। विनय को अपने भाभी के होते हुए अपनी माँ की कमी जरा भी महसूस नहीं हो रही थी। वो अपने ऑफिस के लिए रास्ते में होता है, तभी उसके फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। अब तो तेरी भाभी टिफिन बनाकर दे रही होगी बेटा। मैं माँ हूँ तो भरा हुआ टिफिन तो वापस ले आता था, तो कुछ कहती नहीं थी, पर भाभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तुमने कभी हलवा बनाकर दिया मुझे? मेरी प्यारी भाभी गर्मा गर्म हलवा बनाकर टिफिन तैयार करती है मेरा। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो मम्मी। और पता है, आजकल ना मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता, इसलिए थोड़ा पेट भी हल्का लगता है, वरना तुम तो ठूस ठूस कर ब्रेकफास्ट करवा देती थी और फिर ऊपर से टिफिन भी देती थी। लंच ब्रेक में विनय अपना टिफिन खोलता है कि उसके पास बैठा अतुल कहता है, मानना पड़ेगा तेरी भाभी को, एक भी चीज को वेस्ट नहीं होने देती। पर अच्छा, इसी बहाने मुझे मेरे रिश्ते की खुशी में बना हलवा खाने को तो मिला। विनय को कुछ समझ में नहीं आता कि अतुल क्या कह रहा है। तेरे रिश्ते की खुशी में बना हुआ हलवा? मैं समझा नहीं। ओहो, कल मेरी भाभी ना तेरे घर पर ये हलवा लेकर गई थी मेरे रिश्ते की खुशी में। मुश्किल से कटोरी भर हलवा बचा था, मुझे लगा था किसे ही खाने को हो पाएगा, पर लगता है तेरी भाभी ने उसे तेरे टिफिन में डालकर दे दिया। विनय अतुल की कही बात को गौर करता है तो उसे फिर ध्यान में आता है कि हर शाम नाश्ते में या रात में बचा हुआ जो भी खाना होता था वही तो टिफिन में उसे मिल रहा था। सही बात है, कोई अपने देवर के लिए सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके खाना क्यों ही बनाएगा। विनय अपना फोन उठाता है और अपनी माँ को कॉल करता है। 5 बजे उठकर तुम मेरे लिए खाना बनाती थी, उसके बाद भी मैं टिफिन को झूठा छोड़ देता था। मम्मी, आई एम सो सॉरी। तुमने बहुत मेहनत की मेरे पीछे। जाने के पहले तुम वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की की फोटो नहीं दिखा रही थी मुझे? जरा भेज दो ना उस लड़की का बायोडेटा। अच्छा, तो तू शादी के लिए मान गया बेटा? हाँ मम्मी, भाभी पर क्यों ही अपने काम का प्रेशर डालूं। मेरे लिए वो नींद खराब करेगी और फिर यही गुस्सा उनका भैया पर निकलेगा। गोपी यही तो अपने बेटे को समझाना चाहती थी और फाइनली विनय ये समझ जाता है और गोपी का अपने भाई के यहाँ जाने का प्लान सफल रहता है। आकाश अपने माता पिता और बहन कीर्ति के साथ रिया को देखने के लिए आया है। रिया चाय और नाश्ते की प्लेट लेकर कमरे में आती है। भैया, मुझे तो लगा था भाभी एकदम स्लिम ट्रिम होगी। चुप रह कीर्ति, वो सुन लेगी तो बुरा लगेगा। पर ये आपकी पसंद है? कॉलेज में साथ पढ़ती थी ना? हाँ, मोटी पतली होना अलग बात है, पर रिया का दिल बहुत अच्छा है। वो वहीं बगल में बैठी भावना अपने पति भावेश के कानों में, भावेशी, लड़की तो बहुत सीधी और सुशील लग रही है। हाँ कामना, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझो। दोनों परिवार मुस्कुराते हैं और इस तरह आकाश और रिया का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। रिया विदा होकर आकाश के घर आ जाती है। रिया भारी लहंगे में बेड पर बैठी है। आकाश कमरे में आता है। उसे देखकर रिया, यार आकाश, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। शादी के चक्कर में ना सुबह से कुछ नहीं खाया, ना समोसा ना कचौड़ी, मीठा भी नहीं मिला। मुझे लगा था कि मैं आऊंगा तो तुम मुझसे मीठी मीठी बातें करोगी। मीठी मीठी बातें बाद में करेंगे, पहले मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को लाओ। इस वक्त कहाँ से लाऊं, सब सो गए होंगे। प्लीज जाओ ना, गर्मा गर्म समोसे कचौरी हो रहा, जलेबी लाना मत भूलना। आकाश चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरकर चारों तरफ देखता है और मार्केट के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने हाथ में पॉलिथीन लिए दबी पांव लौट रहा होता है कि अचानक कीर्ति सामने आ जाती है। भैया, इस वक्त? और ये हाथ में क्या है? अरे धीरे बोल, तेरी भाभी ने समोसे जलेबी मंगवाए हैं। अच्छा, भाभी को इतनी रात को समोसे खाने हैं? हाँ, पर तू घर में किसी को मत बताना प्लीज, वरना घर वाले सोचेंगे कि मेरी बीवी बहुत खाती है। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे भैया, भाभी का वेट इसलिए ज्यादा है ना क्योंकि वो उल्टी सीधी चीजें खाती है। हाँ कीर्ति, तेरी भाभी को खाने पीने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे उसके मोटापे से कोई दिक्कत नहीं है। आजा, अब जाओ और जाकर सो जा। ऐसा कहकर आकाश अपने कमरे में आकर पॉलिथीन रिया को दे देता है।
रिया पॉलिथीन से सारी चीजें निकाल कर जल्दी खाते हुए, आहा, ये हुई ना बात। ये सब खाना खाकर तो जैसे जान में जान आ गई हो। अब तुम्हें जितनी मीठी बातें करनी है ना कर लो। तुम सच में बहुत अजीब हो रिया, पर प्यारी हो। चलो अब जल्दी जल्दी खाना खा लो और सो जाओ, फिर सुबह जल्दी उठना भी है। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी चल रही है। कामना रिया को देखकर, बहू, मुंह दिखाई के लिए औरतें आने वाली होंगी, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। जी ठीक है, मैं अभी आती हूँ। कामना चली जाती है। थोड़ी देर बाद रिया सूट पहनकर सोफे पर बैठी रहती है। आसपास पड़ोस की महिलाएं रिया को देखकर कानाफूसी करते हुए, लड़का तो इतना दुबला पतला है, बहू थोड़ी भारी नहीं है। हाँ, जोड़ी थोड़ी अजीब लग रही है। तभी पड़ोसन तारा और उसकी बेटी कविता कमरे में आते हैं। कविता काफी स्लिम और आधुनिक कपड़ों में है। कीर्ति उसे देखकर रिया के कानों में, भाभी ये कविता है, हमारे पड़ोस में रहती है। पता है भाभी, भैया कॉलेज में हमेशा कहते थे कि उन्हें एकदम स्लिम ट्रिम लड़कियां पसंद है, बिल्कुल कविता की तरह। हमें तो लगा था भैया किसी मॉडल जैसी लड़की से शादी करेंगे, पर आपकी किस्मत अच्छी थी। रिया का चेहरा उतर जाता है। वो गहरी सोच में डूब जाती है। हे भगवान, आकाश को स्लिम लड़कियां पसंद है, कहीं वो मुझसे बोर तो नहीं हो गया ना। मुंह दिखाई के बाद सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। रात को रसोई में रिया ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। वो सबको खाना परोसती है, लेकिन खुद की प्लेट खाली रखती है। उसे देखकर कामना, बहू, तुम अपनी प्लेट में खाना क्यों नहीं निकाल रही हो? माँ जी, मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ, बस थोड़ा सा चावल और दाल दे दीजिए, पूरी सब्जी नहीं चाहिए। अरे बहू, काम करना है तो पेट भर कर खाना चाहिए ना। नहीं बाबूजी, बस इतना ही। सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। रात को आकाश कमरे में आता है और देखता है कि रिया चुपचाप बैठी है। रिया, क्या बात है, तुमने आज ढंग से खाना क्यों नहीं खाया? कुछ नहीं, मैं आपसे डाइटिंग कर रही हूँ। डाइटिंग? और तुम, ये सूरज कहाँ से निकला आज? क्यों, क्या मैं डाइटिंग नहीं कर सकती? मैं मोटी हूँ ना, इसलिए कह रहे हो? अरे मैंने ऐसा कब कहा, गुस्सा क्यों हो रही हो? बकवास मत करो, मुझे सोने दो। रिया गुस्सा होकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आकाश, रिया और कीर्ति शॉपिंग के बाद एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। वेटर ऑर्डर लेने आता है। एक कढ़ाई पनीर, नान और कचौरी ले आओ। मेरे लिए सिर्फ एक बाउल टमाटर का सूप लाना, बिना बटर के। भाभी, रेस्टोरेंट में सिर्फ सूप, समोसे चाट नहीं खाने? नहीं, मैंने कहा ना कि मैं डाइटिंग पर हूँ, मुझे बाहरी चीजें पसंद नहीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना रिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। अगले दिन शाम को रिया रसोई में तरह तरह के पकवान बना रही थी। तभी कामना वहां आकर, वाह बहू, आज तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ माँ जी, सबके लिए बहुत अच्छा खाना बना रही हूँ। कामना खुश होते हुए चली जाती है। रात को रिया डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन रिया सिर्फ एक रोटी खाकर उठने लगती है। बहू, 2 दिन से देख रही हूँ, तुम कुछ खा नहीं रही हो। माँ जी, मैं सच में ज्यादा नहीं खाती। रिया अपने कमरे में चली जाती है। तभी आकाश कमरे में आता है। रिया को सोचते हुए आकाश से, आकाश, वो तुम्हारी पड़ोसन कविता सच में बहुत स्मार्ट है ना? हाँ है तो, अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती है, योगा भी करती है। तुम्हें वैसी लड़कियां पसंद है ना, जो स्लिम और मॉडर्न हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, जो जैसी है वैसी अच्छी है। देखा, इन्होंने मना नहीं किया, इसका मतलब इन्हें कविता जैसी स्लिम लड़कियां ही पसंद है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। रिया का वजन काफी कम हो गया है और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं। आकाश की बुआ घर आती है। अरे कामना, ये तेरी बहू को क्या हो गया है, इतनी कमजोर क्यों दिख रही है? क्या बताऊं दीदी, ये कुछ खाती ही नहीं है, कहती है मैं ज्यादा नहीं खाती। बहू, शादी के बाद तो चेहरे पर रौनक आनी चाहिए, लेकिन तुम तो बीमार लग रही हो। नहीं बुआ जी, मैं ठीक हूँ। ऐसा कहकर रिया खाना बनाने के लिए चली जाती है और खाना बनाकर सभी लोगों के लिए लगा भी देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी रात के खाने पर सब बैठते हैं। बुआ जी रिया की थाली में पूरी और हलवा डालते हुए, नहीं बुआ जी, मैं ये सब नहीं खाती। चुपचाप खाओ, एक रोटी से क्या होता है? नहीं बुआ जी, मेरा मन नहीं है। रिया ऐसा कहकर बातों को टाल देती है। अगले दिन दोपहर में पूरा परिवार बैठकर बातें कर रहा था। रिया पानी का जग लेने उठती है, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है
और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। आकाश दौड़कर उसे उठाते हुए, ए भगवान, इसे क्या हो गया? भावेश जी, डॉक्टर को फोन करिए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और रिया का चेकअप करके, इन्हें बहुत कमजोरी है, बीपी लो है, ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से भूखी हो। भूखी? पर ये तो रोज कहती थी कि इसका पेट भरा हुआ है। अगर यही हाल रहा तो इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। इन्हें तुरंत ग्लूकोज और डाइट की जरूरत है। डॉक्टर दवाइयाँ लिखकर चला जाता है। तब कीर्ति, भैया मुझे लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से? तूने क्या किया? मैंने मुंह दिखाई के दिन भाभी को कहा था कि आपको स्लिम लड़कियां पसंद है। क्या तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया था? मुझे माफ कर दो भैया, मुझे नहीं पता था कि भाभी इसे इतना गंभीरता से ले लेगी। कोई बात नहीं बेटा, या जब होश में आए तो उसे समझा देना कि वो जैसी है वैसी ही अच्छी है। सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आकाश उसके पास बैठता है और उसे ग्लूकोज का पानी देते हुए, लो ये जूस पियो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे शरीर में कमजोरी हो गई है। नहीं, इसमें शक्कर होगी, मैं नहीं पीऊंगी। रिया बस बहुत हो गया, ये क्या पागलपन है? तो मैं क्या करूं? मैं पतली होना चाहती हूँ। पतली होना है? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हें स्लिम लड़कियां पसंद है। कीर्ति कह रही थी कि तुम कॉलेज में वैसी ही लड़कियां पसंद करते थे। क्या तुमने उनकी बातों को सच मान लिया? मुझे डर था कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे। मैं मोटी हूँ, इसलिए तुमने मजबूरी में मुझसे शादी की ना। कहीं तुम किसी और के पास चले गए तो? तुम पागल हो रिया, पूरी पागल। वो कॉलेज के दिनों का मजाक था, शादी के पहले की फालतू बातें थी। मुझे तुम्हारी सी चुलबुली और फूडी आदत से प्यार हुआ था। मुझे कोई मॉडल नहीं चाहिए, मुझे मेरी वही रिया चाहिए जो रात को 2 बजे समोसे मांगती थी। पक्का ना? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? 100% पक्का बाबा। अब ये नौटंकी बंद करो। ठीक है, तो फिर इसी बात पर अभी जाओ और मेरे लिए जलेबी, समोसे, कचौरी, मंगोड़ी और ब्रेड पकौड़े लेकर आओ। क्या सब कुछ एक साथ? थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर समोसे, कचौरी और गर्मा गर्म जलेबियों का ढेर लगा है। रिया मजे से खा रही है। तभी तारा और कविता भी वहां आ जाती है। अरे कामना, तुम्हारी बहू तो बीमार थी ना, और यहाँ तो दावत चल रही है। हाँ तारा, मेरी बहू बिल्कुल ठीक है। फिटनेस अच्छी बात है, पर किसी को भूखा रहकर पतले होने की सलाह देना गलत है। मुझे मेरी पत्नी जैसी है बहुत पसंद है। हाँ, अब से मैं भी बिल्कुल डाइटिंग नहीं करने वाली। क्यों बहू, तुम तो कहती थी कि मैं ज्यादा नहीं खाती। माँ जी, वो मैं डर गई थी, पर मैं अब खूब खाऊंगी, सेहत बनाऊंगी और इस घर को अपनी हंसी से भर दूंगी। हाँ बहू, हमें भी यही बिंदास रिया चाहिए। सॉरी भाभी, अब से मैं आपको कभी मोटी नहीं कहूंगी। कोई बात नहीं, अब आधे समोसे तुम भी खाओ। पूरा परिवार रिया की बात सुनकर ठहाका मारकर हंसने लगता है।